गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास हमारी बीएफ सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम पेपर सेकंड और सब्जेक्ट है संसाधन भूगोल। हमने जो गत क्लास में पढ़ा था जो भी भूजल का संचयन, कौन सा भूजल का संचयन, भूजल का संचयन जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो भूजल पाया जाता है वो कौन कौन से मंडलों के अंतर्गत पाया जाता है। पहला है असंतृप्त मंडल, असंतृप्त मंडल, और दूसरा है असंतृप्त मंडल। के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था तीसरा जो मंडल होता है चट्टानी या सैल मंडल। असंतृप्त मंडल वो मंडल होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, नीचे पाया जाए तथा उसमें वर्षा का पानी समा जाए। और कुछ समय बाद वह भाग सूख जाए तो इसे हम असंतृप्त मंडल कहते हैं, असंतृप्त मंडल कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है असंतृप्त मंडल, जिस मंडल में पानी का वाष्पीकरण नहीं हो तथा जिसकी निचली सीमा अपारगम्य सैलों से निर्मित हो उसे हम असंतृप्त मंडल कहते हैं, जिसमें जल हमेशा भरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त मंडल। और तीसरा आता है चट्टानी प्रवाह मंडल या सैल मंडल। इसमें चट्टान का वह भाग आता है जिसमें सैल रंध्र बंद हो जाएं, सैल रंध्र बंद हो जाएं तथा आंतरिक भाग में पानी भरा का भरा रह जाए, उसे जल भरा कहते हैं। और ये जो मंडल पाया जाता है ये होता है चट्टानी या सैल मंडल। तो मुख्य रूप से कितने मंडल हैं? 3 मंडल हैं। कौन कौन से? असंतृप्त मंडल, संतृप्त मंडल और तीसरा है सैल प्रवाह या चट्टानी सैल मंडल, जिसके अंदर पानी जिस मार्ग से रिश्ता है सैल रंध्रों के द्वारा, वो रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वो पानी निकलेगा कहाँ से या फिर उसमें जाएगा कहाँ से? तो आने जाने का जो मार्ग जहाँ बंद हो जाता है वो मंडल कहलाता है सैल रंध्र या सैल मंडल कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं भूजल की उत्पत्ति।
भूजल की उत्पत्ति। अब ये भूजल है, देखो भूजल की उत्पत्ति देखो कैसे होती है। अब देखो इसके बारे में हम अध्ययन करते। भू यानी पृथ्वी का जल, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का जल यदि धरातल पर निकल आए तो उसको बोलते हैं भूजल की उत्पत्ति। अब उस उत्पत्ति को मद्देनजर रखते हुए हम इन कारणों का अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का जो जल है वो कैसे ऊपर आ जाता है अपने आप, या मानव के द्वारा कैसे ऊपर आ जाता है, और ये जल आता कहाँ से है। देखिए हम बात करेंगे पहले कि भूजल पृथ्वी के नीचे स्थित अपारगम्य सैलों में, ये मान लो ये हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ठीक। अब इसमें दो प्रकार की सैलें पाई जाती हैं। एक तो पारगम्य का मतलब होता है जिसमें से पानी हवा आसानी से निकल जाए बहकर, ठीक है। और अपारगम्य का मतलब होता है जिसमें से निकला नहीं जा सके, जिसमें से प्रवाह नहीं हो सके, उसके बोलते हैं अपारगम्य, ठीक है। अपारगम्य सैलों के संस्तरों की स्थिति के कारण विभिन्न मंडलों के रूप में उपस्थित रहता है। अब मान लो इस क्षेत्र में कोई ना कोई अपारगम्य सेल है, इसके अंदर अपारगम्य सेल है, ये 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 अपारगम्य। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपारगम्य जो सेलें होती हैं उनमें यदि जल भरा हुआ होता है तो उनको क्या कहते हैं, जल भरा कहते हैं, ठीक। अपारगम्य सेलों की संस्तरों में स्थिति के कारण विभिन्न मंडलों के रूप में उपस्थित रहता है। भूमिगत जल के ऊपरी स्तर को भौम जल स्तर कहते हैं। जब हम कुआं खोदते हैं या बोरिंग करवाते हैं तो बोलते हैं कि लगभग ऊपर से लगभग 50 या 60 फीट या 100 फीट या 150 फीट पर जो पहला जो पानी आता है उसको कहते हैं भौम जल स्तर। क्या कहते हैं, भूमिगत जल स्तर या भौम जल स्तर। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जब खुदाई करते हैं, क्या करते हैं, खुदाई करते हैं तो प्रथम अवस्था में पानी जहां मिलेगा, जिस स्थान पर मिलेगा और जिस गहराई पर मिलेगा वह उस स्थान का भौम जल स्तर कहलाएगा या भूमिगत जल स्तर कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, भूमिगत जल स्तर कहलाएगा, ठीक है। ये भूमिगत जल स्तर कहलाएगा। पृथ्वी सतह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब पानी हमें जिस गहराई पर मिलता है वो उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर कहलाता है। भूमिगत जल के ऊपरी सतह स्तर को भूमिगत जल स्तर कहा जाता है तथा जिन सैलों से होकर भूजल प्रवाहित होते हैं उन्हें जल भरा कहते हैं। अब देखो, मान ले चट्टानों में छिद्र होते हैं, मान लो आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं उनमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। मान लो उनमें ये छिद्र हो गए, मान लो ये छिद्र हो गए, ये पानी इधर से रिसा फिर इसमें आया, फिर ये भर गया, फिर इसमें से निकला और फिर ये यहाँ पे आ गया, ये भरा फिर इसमें से निकला, फिर ये यहाँ पे आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब पानी रिसता है और जिन स्थानों पर जाके भर जाता है, जिन सैलों में जाके भर जाता है, उनको बोलते हैं जल भरा। जल भरा यानी जल जहाँ पे भर जाता है, जिन सैलों में भर जाता है उनको बोलते हैं जल भरा कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, दो जल भरा के मध्यवर्ती अपारगम्य स्तर को मित जल भरत कहते हैं। अपारगम्य स्तर को, अपारगम्य स्तर का मतलब होता है, मान लो ये अपारगम्य चट्टान है, मान लो, ठीक है, और अपारगम्य चट्टान ये खत्म हो गई और यहीं से ही दूसरी चट्टान प्रारंभ हो जाती है। तो ये वाला जो भरा हुआ है, ये देखो, ये जो इसमें से पानी आकर ये यहाँ भर जाएगा और इसमें से आकर यहाँ इसमें भर जाएगा। तो ये क्या है, दो अपारगम्य चट्टानों के मध्य, दो अपारगम्य या पारगम्य, ये अब पारगम्य कैसे होगी, इसमें यदि छिद्र है तो पारगम्य, और ये है पारगम्य, यह है पारगम्य। दो पारगम्य चट्टानों के मध्य में यदि
तो अपारगम्य यदि अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो इन्हें हम कहते हैं मित जल भ्रत। मित जल भ्रत कहते हैं। मित जल भ्रत कहते हैं। दो पारगम्य चट्टानों के मध्यवर्ती भाग में एक अपारगम्य यदि चट्टान पाई जाती है तो इन्हें जो जल जो भरा हुआ है उसको बोलते मित जल भ्रत कहते हैं। जहां जल इतनी तीव्रता से संचलित नहीं हो सकता कि जल संभरण किसी रूप या झरने के लिए पर्याप्त हो सके। स्पष्ट है कि भूसतह की आंतरिक संरचना को भिन्न भिन्न प्रकृति के कारण भूजल विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मात्रा में मिलता। कहने का तात्पर्य देखो कि पृथ्वी की सतह पर, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे भारत की हो, चाहे वो चीन की हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, यूरोप की हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका की हो, यदि किसी भी स्थान पर यदि हम भौमगत जल स्तर का यदि अध्ययन करते हैं तो सभी जगह भौम जल स्तर क्या पाया जाता है? अलग अलग पाया जाता है। अलग अलग पाया जाता है। जैसे राजस्थान के भौम जल स्तर की बात करते हैं तो लगभग 200 फीट गहराई पर यहाँ पे भौम जल स्तर पाया जाता है। और यदि यही बात हरियाणा की करें तो लगभग 80 फीट नीचे क्या पाया जाता है? भौम जल स्तर पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व के अलग अलग स्थानों पर क्या पाया जाता है? भौमगत जल स्तर अलग अलग पाया जाता है। ये जो भौमगत जल स्तर है, ये जो भौमगत जल है वो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थानों या धरातल पर प्रकट होता है। अब देखो, कहीं पर कुओं के रूप में प्रकट होता है, कहीं पर झरनों के रूप में प्रकट होता है, कहीं पर ग्लेशियर के रूप में प्रकट होता है और कहीं पर किस रूप में प्रकट होता है। उन सभी प्रकट होने वाले कारकों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखो, पहला है स्रोत के रूप में। इस स्रोत को बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, झरने, स्प्रिंग यानी झरने। भूमिगत जल का जो भाग धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से निकलता है तो जल स्रोत, झरना या चश्मा कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? झरना या चश्मा कहते हैं। यदि किसी भी स्थान पर यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग का पानी, ठीक है, यदि धरातल के किसी भी स्थान पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का पानी यदि प्राकृतिक छिद्र से अपने आप ऊपर आ जाए तो उसको बोलते हैं स्रोत, झरना या चश्मा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यह सेल स्तरों की संरचना के अनुसार संचरित होता है। सेल संरचना कैसी होती है? सेल संरचना होती है, एक तो है पहली पारगम्य और दूसरी होती है अपारगम्य। यदि कोई पारगम्य सेल है, अपारगम्य सेल है, उस पर डिपेंड करेगा कि झरना निकलेगा या नहीं निकलेगा, चश्मा निकलेगा या नहीं निकलेगा, स्रोत उत्पन्न होगा या नहीं होगा। किस पर डिपेंड करेगा? सेल संरचना पर। यह है सेल संरचना। दो प्रकार की होती है, पारगम्य और दूसरी है अपारगम्य। इसके अलावा हम बात करते हैं, यदि वर्षा का जल यदि पारगम्य सेलों से होकर यदि आंतरिक भाग में रिस जाता है या भूमिगत होता है, लेकिन जब संचरण मार्ग में अपारगम्य सेलें विद्यमान होती हैं तो जल नीचे की ओर गति नहीं करता। मान लिया ये दो चट्टान हैं, ठीक है, और ये तो है पारगम्य चट्टान और ये है अपारगम्य। इसमें तो क्या है? छिद्र है और इसमें क्या है? छिद्र नहीं है।
तो पारगम्य सेलों के द्वारा यदि बरसात का पानी यदि इसमें से पार हो जाता है और अपारगम्य सेलों में यदि ये वर्षा का पानी पार नहीं हो पाता, तो यह पानी अपारगम्य सेलों के सहारे ये पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। यदि मान लो ये भाग थोड़ा ऊंचा है, ये भाग ये ऐसे है और ये ऐसे है। यदि ये भाग, इस भाग में यदि बरसात का पानी रिसता है और ये रिसा हुआ जो पानी है वो कहाँ पे आके रुक जाता है, अपारगम्य सेलों के ऊपर यहाँ पे आके भर जाता है। यहाँ पे आके भर जाएगा तो ये वाला जो भाग है ये क्या है, नीचा है। तो ये वाला जो पानी है इस अपारगम्य सेल के सहारे ये यहाँ से बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये ढलान युक्त सेल है और यानी पारगम्य सेल है, तो ये वापस पानी इधर से अपने आप निकलेगा। जैसे नदी के पेटे में अपने आप पानी बुलबुलों के रूप में निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि पीछे का जल स्तर ऊंचा होता है, आगे का जल स्तर नीचे होता है, तो पानी अपने आप रिसता हुआ इधर आएगा। धीरे धीरे नीचे ढाल की ओर पानी अपने आप ही रिसता हुआ आएगा और यहाँ पे पानी अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। तथा यही जल स्रोत या झरने के रूप में धरातल पर प्रकट होते हैं। यदि यही अवस्था यदि पर्वतों में पाई जाए तो ये किस रूप में उत्पन्न हो जाएगा? झरनों के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। पर्वत के रूप में भू सतह पर फूट पड़ता है। देखो, जब जल पर्वतीय या ढाल क्षेत्रों में भू सतह पर उभरी हुई भेद्य पारगम्य सेलों से एकत्रित जल स्रोत के रूप में भू सतह पर फूट पड़ता है, तो यह जल स्रोत स्थायित्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यदि देखिए दोबारा समझने की कोशिश करना। यदि ये कोई पर्वत है, ठीक है, और यहां पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? पारगम्य सेलें, ये पारगम्य सेलें। लेकिन इसी के अंतर्गत क्या है? अपारगम्य सेलें हैं, ठीक है। तो ये पानी कहां आके भर गया? इसमें आके पानी भर गया। ये है पारगम्य, ये है अपारगम्य सेलें। तो पारगम्य सेलों के द्वारा यदि बरसात का पानी, ये क्या है? वर्षा का पानी, यदि अपारगम्य सेलों के ऊपर आकर एकत्रित हो जाता है, तो ये पानी कहां रिसेगा? ये पानी जो कम है, जो अपारगम्य सेलें हैं उनमें से निकलकर ये इधर प्रवाहित होगा। तो ये यहाँ पर किसका रूप ले लेगा? झरने का रूप ले लेगा। आपने पर्वतों में देखे होंगे झरने, जैसे भरतरी के हैं, यहाँ पे सामोद में है, रेवासा धाम के अंदर, तो ये झरने हैं। पर्वत के ऊपरी भाग में जब पानी रिस जाता है और अपारगम्य सेलों में वो रिस नहीं पाता, तो वो झरनों के रूप में फूट पड़ता है। तो बरसात के दिनों में और बरसात के कुछ दिनों बाद में ये झरने चालू अवस्था में रहते हैं, प्रगट अवस्था में रहते हैं। इस आधार पर अब ये वर्ष भर बहे या 6 महीने बहे या 3 महीने बहे, तो इनको बोलते हैं स्थायित्व के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी झरने और दूसरे होते हैं अस्थायी झरने। अभी स्थायी तो कब होते हैं? जब वर्ष भर उनमें पानी आता रहे, और अस्थायी कब होते हैं? जो वर्षा काल में प्रारंभ हो कुछ समय के लिए, तो उनको बोलते हैं अस्थायी, ठीक है। पहला है स्थायी। देखिए, जब भू सतह के नीचे अपारगम्य सेलें झुकी अवस्था में होती हैं, भू सतह के नीचे जब अपारगम्य सेलें जैसे ऐसे झुकी हुई होती हैं, भू सतह के नीचे ये झुकी हुई होती हैं सेलें, तथा जल स्तर ऊंचा होता है, तथा जल स्तर ऊपर तक भरा हुआ होता है, जो भूजल डाल मिल जाने से स्थायी रूप में प्रवाहित होता है। यदि ये जल भरा, यदि ऊपर से बरसात का पानी आता रहता है और ये यदि भर जाता है, तो ये ढलान के अनुसार
ये ढलान के अनुसार ये प्रवाहित तो होता रहता है। जैसे ही बरसात का पानी इसमें आता रहेगा तो ये पानी थोड़ा 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 इसमें से निकलता रहेगा, और जैसे जैसे ये निकलता रहेगा तो ये वर्ष भर बहता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपारगम्य सेलों के ढलान के सहारे, ये अपारगम्य सेलों के ढलान के सहारे ये पानी यहाँ पर गिरता रहेगा। तो ये क्या है, स्थायित्व है। ये वर्ष भर या लंबे समय तक झरने चलते रहते हैं। और दूसरा क्या है, अस्थायी। ये भू सतह के अस्थायी, ये भू सतह के, ये भू सतह के नीचे असमान रूप से पाए जाने वाले जल स्तर के कारण बनते हैं, जो वर्षा पर निर्भर होते हैं। ये भू सतह के नीचे असमान रूप से पाए जाने वाले जल स्तर, ये देखो ये भू सतह है, ये भू सतह है, ठीक है। अब इस क्षेत्र में यदि बरसात का पानी आया, इस क्षेत्र में बरसात का पानी आया, तो बरसात का पानी वाली जो ये झील ये हैं, इनको थोड़ा मैं और थोड़ा ऊंचा नीचा कर देता हूँ, ठीक है। अब इस भाग में ये जो बरसात का पानी आया है, ठीक है, ये यहाँ पर्वत पर भरा, और पर्वत पर भरा तो ये नीचे क्या है, अपारगम्य सेल है। तो अपारगम्य सेल के अंदर यदि ये पानी भर जाता है तो ये पानी फूटेगा कहाँ से, इधर से, ठीक है। ये अपारगम्य सेल से ये पानी इधर निकलेगा, तो ये कब तक निकलेगा, पर्वतों में जो झरने चलते हैं, जो हमारी जो राजस्थान में अलवर में है भरतरी के, और ये चोमू के पास में जो सामोद है वहाँ पे जो झरने चलते हैं, वो क्या है, अस्थायी हैं, वो वर्षा ऋतु में ही चलते हैं। अब जब इनमें वर्षा ऋतु के अंतर्गत इनमें पानी भर जाता है तो ये धीरे धीरे इधर की ओर, गहराई की ओर, यानी ऊंचाई की तरफ ये क्या होता है, ये नीचे की ओर गिरता है, ऐसे ऐसे पानी, ये भरा हुआ पानी क्या लगभग 2-3 महीने तक ये गिरता रहता है, तो इसको बोलते हैं अस्थायी। और यही पानी यदि वर्ष भर गिरता रहे तो इसको बोलते हैं स्थायी वाला झरना, ठीक है। आगे हम चलते हैं। स्थायित्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्थायी और अस्थायी झरने, स्रोत हो गए। अब हम आगे बात करते हैं जल की प्रकृति के आधार पर। इसी में जल की प्रकृति के आधार पर है स्रोत, ठीक है। यह हमारा पॉइंट आ गया। आगे साधारण जल स्रोत, पहला है साधारण जल स्रोत, दूसरा है उष्ण स्रोत, उष्ण स्रोत, तीसरा है खनिज या तापीय स्रोत, नंबर 4 खनिज स्रोत, खनिज स्रोत, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जल की प्रकृति। अब ये जल गर्म है या ठंडा है या खारा है या मीठा है, ये क्या होती है, जल की प्रकृति होती है। और जल की प्रकृति के आधार पर स्रोत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण जल स्रोत। अब ये जो साधारण जल स्रोत है, जो साधारण गहराई वाले होते हैं, जिनमें स्वच्छ, शीतल और पेयजल निकलता है। साधारण गहराई वाले होते हैं, जिनमें स्वच्छ, मीठा और पीने योग्य पानी निकलता है, जो कब निकलता है, कम गहराई वाले स्थानों पर निकलता है, इसलिए इनको बोलते हैं साधारण जल स्रोत। दूसरा होता है उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म पानी वाले स्रोत। जैसे हम जिस पानी से हम नहाते हैं ना, गुनगुना पानी, वैसा यदि पानी निकलता तो उसको बोलते हैं उष्ण यानी गर्म पानी। इन स्रोतों का ताप क्वथनांक से भी उच्च रहता है, क्वथनांक से उच्च रहता है, ठीक है। क्योंकि ये काफी गहरे होते हैं, ये गहरे होते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश का कुल्लू तथा संयुक्त राज्य अमेरिका येलोस्टोन नेशनल पार्क, यह है हिमाचल का
कुल्लू घाटी, कुल्लू, और अमेरिका का येलो स्टोन नेशनल पार्क। में पाए जाते हैं। देखिए उष्ण स्रोत क्या होते हैं। अब ये क्वथनांक क्या होता है, यदि साइंस के बच्चे होते हैं वो आसानी से समझ जाते हैं ये क्या होता है, समझने की कोशिश करना। वह उबाल बिंदु, अब उबाल बिंदु किसका, पानी का, पानी का वह बिंदु, टेम्परेचर का वह बिंदु जिस पर पानी उबल जाए तो वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक से उच्च रहता है। अब जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म ही नहीं होता, यदि 100 डिग्री सेल्सियस से यदि गर्म ही नहीं होता तो ये क्या लिखा हुआ है, क्वथनांक उच्च रहता है। क्वथनांक यानी उसका टेम्परेचर 100 से भी ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, देखो पानी में यदि किसी भी तत्व की मिलावट कर दें और फिर उसको यदि हम गर्म करें तो उसका क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। और शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जब उबाल बिंदु पर होता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि इससे भी यदि तापमान यदि बढ़ाना है तो उसमें कुछ न किसी पदार्थ की उसमें मिलावट कर दो, पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पानी का जो क्वथनांक है वो उच्च रहता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, गहरे स्थानों पे ये इनका जन्म होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। जो हिमाचल में उदाहरण है, हिमाचल की जो कुल्लू घाटी है, शिमला, रोहतांग, जो ये क्षेत्र हैं घूमने वाले पर्यटन के स्थान, उनमें कुल्लू घाटी में कुल्लू नामक स्थान पर इस प्रकार के उष्ण जल स्रोत पाए जाते हैं। और ये दूसरा पाया जाता है अमेरिका, जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसका जो राष्ट्रपति था डोनाल्ड ट्रंप, वो तो बदल गया, अब बाइडेन आ गया। तो वो जो देश है वहां पे येलोस्टोन नेशनल पार्क, विश्व का सबसे पहला जो नेशनल पार्क स्थापित किया गया था, बनाया गया था, वो था अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब इसमें लगभग 4000 ऐसे जल स्रोत हैं जिनसे गर्म पानी निकलता है। क्या निकलता है, गर्म पानी निकलता है। क्वथनांक बिंदु उनका 100 डिग्री से ऊपर होता है। अब आता है तापीय स्रोत। कौन सा, तापीय स्रोत। तापीय स्रोत के अंतर्गत हम लोग उनका अध्ययन करते हैं जिनमें गर्म जल निकलता है। जिनमें क्या निकलता है, गर्म जल निकलता है। जिनमें क्या निकलता है, गर्म जल निकलता है। और ये कहां पे पाए जाते हैं, अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। ठीक, और इसका उदाहरण क्या है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, अब ये कैलिफोर्निया के कहां है, ये भी उत्तरी अमेरिका में स्थित जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो पश्चिमी, ये है यूएसए, उत्तरी अमेरिका का ये जो देश है यूएसए, और यहाँ पे है कैलिफोर्निया। ये छोटा सा देश है समुद्र में, कौन से समुद्र में, प्रशांत महासागर में। यह है कैलिफोर्निया, यहां पर ये पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब ये कैलिफोर्निया में कौन सा पार्क स्थित है, कैलिफोर्निया पार्क स्थित है। अब आगे हम यदि बात करते हैं तो खनिज स्रोत। अब ये खनिज स्रोत क्या होते हैं, ये स्रोत विशेषतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके जल में गंधक, लवण आदि, इनके जल में गंधक और या नमक या लवण बोल सकते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं जिनमें खारापन होता है वो नमक भी होता है, और फास्फेट, पोटास आदि होते हैं, उनको हम बोलते हैं लवण। तो जिनमें गंधक और लवण, जिस पानी में गंधक और लवण आदि तत्व मिश्रित होते हैं और वो पानी निकलता है तो उनका उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। औषधीय रूप में किया जाता है। वर्षा पर आधारित कुएं कम गहरे होते हैं और जो
देखिए आगे, औषधीय महत्व होता है उत्तरांचल में देहरादून के समीप। उत्तरांचल, उत्तरांचल की राजधानी क्या है? देहरादून, ठीक है। देहरादून के पास सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा नामक स्थान है, वहां पर एक खनिज स्रोत पाया जाता है। दूसरा है उड़ीसा का अतारी, उड़ीसा का अतारी, उड़ीसा का अतारी नामक स्थान है। और तीसरा है छिंदवाड़ा में, अब ये छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ के पास है, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ के पास है छिंदवाड़ा, ठीक है। उड़ीसा का अतारी, देहरादून का सहस्त्रधारा, ये किसके स्रोत है? खनिज स्रोत है, जिनमें जो पानी निकलता है उनमें जो गंधक और लवण की मात्रा अधिक होने के कारण ये खनिज स्रोत कहलाते हैं। अब एक बात बताओ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म पानी क्यों आता है? देखिए, पृथ्वी के यदि सतह से यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि हम प्रवेश करते हैं, यदि जाने की कोशिश करते हैं, तो लगभग 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो मान लो ये 10-15 किलोमीटर नीचे होंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा? यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पानी है जो ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा? स्वाभाविक है, गर्म रहेगा। इसलिए जो गर्म पानी के जो झरने हैं वो अधिक गहराई से निकलते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लवणीय जो जल निकलता है उसको बोलते हैं खनिज स्रोत। तापीय स्रोत वे कुएं, वे स्थान जहां पर गर्म पानी निकलता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं तापीय स्रोत। उष्ण स्रोत जिनमें क्वथनांक यानी 100 डिग्री से ऊपर सेल्सियस वाला पानी निकलता है उसे कहते हैं उष्ण स्रोत। और साधारण जल स्रोत वे होते हैं जिनमें कम गहराई पर ही पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, या तो वो नदी का पार्ट होता है, या वो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, या फिर वो मैदानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं कूप। कूप का मतलब होता है कुआं। कूप का मतलब क्या होता है? कुआं भी होता है, और या उसको हम अब वर्तमान भाषा में उसको हम नलकूप भी कह सकते हैं, ठीक है। कम गहराई से यदि पानी निकाला जाता है, कम गहराई से यदि पानी निकाला जाता है तो कुओं का उपयोग किया जाता है, और अधिक गहराई से यदि पानी निकाला जाता है तो किसका उपयोग करते हैं? उसमें क्या उपयोग करते हैं? नलकूप का। अब देखिए नंबर 2 पे कूप। कूप यानी कुआं। भूसतह के नीचे स्थित संयुक्त जल क्षेत्र का जल प्राप्त करने के लिए पारगम्य सैलों में कुएं खोदे जाते हैं, जिनके नीचे अपारगम्य सैले होने से जल भरा रहता है। वर्षा पर आधारित कुएं कम गहरे होते हैं। देखिए, ये जो हमारी जो पृथ्वी की सतह है, तो हमें यदि पानी लाना है, यदि पानी पीने पेयजल यदि लाना है, तो यदि मान लो हमारे क्षेत्र में नदी नहीं है, ठीक है, नाले नहीं है, झील नहीं है, तालाब नहीं है, कुएं नहीं है, मान लो नलकूप नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जिस क्षेत्र में जो पानी भरता है तो वहां पर हम क्या करेंगे कि एक कुआं बना देंगे, ठीक है। अब इस कुएं के यदि 10, 20, 200, 300, 400, 500, 600 फीट गहरे स्थान पर क्या होते हैं? अपारगम्य सैलें पाई जाती हैं। अब अपारगम्य सैलें वे होती हैं जिनसे पानी विस्कर नीचे नहीं जा पाता। तो मान लो बादल हुए और बादलों ने क्या की? वर्षात की, और बरसात के पानी को किसने अवशोषण कर लिया? ये पारगम्य सैलों ने क्या किया? पानी का क्या किया? अवशोषण कर लिया। तो पारगम्य सैलों में ये पानी भर गया, ये देखो पानी भर गया, ठीक है। तो पारगम्य सैलों में मान लो पानी यहां तक भरा, तो कुआं कहां तक भरेगा? यहीं तक भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि जितना जल स्तर आंतरिक भाग का होता है तो कुएं में भी पानी उतनी ही स्तर तक आएगा। कुआं भर थोड़ी ना जाएगा, जहां तक जल स्तर होगा वहां तक पानी आएगा। अब ये कुएं में जो पानी आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे क्या है? नीचे अपारगम्य सैले हैं जिनसे पानी रिसकर नीचे नहीं जा पा रहा है। ये पानी इस अपारगम्य सैल के ऊपर ही भर जाता है। अर्थात अपारगम्य सैल के ऊपर कौन सी सैलें हैं? पारगम्य सैलें। और इन्हीं पारगम्य सैलों के अंतर्गत हम कुएं खोदे जाते हैं। तो वर्षा पर आधारित जो कुएं खोदे जाते हैं वो कम गहरे होते हैं, जिन्हें हम कुएं कहते हैं। यदि हमें अधिकतम गहराई पर यदि पानी निकालना है, इस पारगम्य सैल को भी अपारगम्य सैल को भी यदि हम काट करें, यदि कोई नलकूप बना देते हैं
ठीक है, तो ये क्या होते हैं? नलकूप। और ये क्या है? कुएं। पारगम्य सेलों के अंतर्गत क्या बनाए जाते हैं? कुएं। कम गहराई वाले स्थानों पर, अधिक गहराई वाले स्थानों पर नलकूप बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम यदि बात करते हैं, अब ये जो कुएं होते हैं जो ग्रीष्म काल में सूख जाते हैं, लेकिन जब गर्मियों में यदि पानी चाहिए तो किसका उपयोग करेंगे हम? नलकूप का। चट्टानों को काट कर चट्टानों वाला पानी यदि हम पीते हैं तो क्या कहलाते हैं? नलकूप कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पाताल तोड़ कुएं या उत्सुत कुएं। पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? देखिए, पाताल को तोड़कर जो कुएं बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। किसको तोड़कर? पाताल को तोड़कर, यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों को तोड़कर जो कुएं बनाई जाएंगी, पृथ्वी के आंतरिक भाग को। नंबर 3, पाताल तोड़ कुएं अथवा उत्सुत कुएं। उत्सुत कुएं, ये देखो पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जिनसे धरातल पर जल प्रकट होता है। इसके निर्माण के लिए दो प्रकार की अनुकूल संरचनाएं होनी चाहिए। पहला है अभिनतीय, पहली है अभिनतीय और दूसरी है एक नतीय, दूसरी है एक दिगनत संरचना। एक दिगनत संरचना, एक नत संरचना। देखिए, अब हम बात करते हैं पाताल तोड़ कुएं अधिक गहराई वाले कुएं होते हैं। ठीक है, अधिक गहराई वाले कुएं होते हैं जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बनते हैं, वो किसी मानव का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। देखिए, अब हम बातें करते हैं आगे की ओर। जल जिस मंडल के ऊपर की ओर संचारित होता है, जलभृत कहते हैं। देखिए आगे, उत्सृत कूप का जल जिस मंडल से ऊपर की ओर संचारित होता है। मान लिया ये पृथ्वी की क्या है? आंतरिक संरचना है। ठीक है, और ये एक और संरचना देखिए। ठीक, अब मान लो ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये बरसात का पानी इन चट्टानों में भर गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि पानी सबसे पहले कहां निकलेगा? पानी सबसे पहले वहां निकलेगा जो अधिक गहरा वाला स्थान है, ये वाला। अधिक गहरे वाले स्थान में पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, किस रूप में आ जाएगा? अपने आप ऊपर वाले स्थान पर। क्यों? क्योंकि जब वर्षा का पानी यदि इस वाले स्तर में यदि पूर्णतः ये नीचे वाला भर जाएगा, ये यदि भर जाएगा तो इसका स्तर ऊपर होगा, और यदि इसका स्तर यदि इस वाली लाइन में आ जाए, इस वाली लाइन में आ जाए, इस वाली लाइन में आ जाए, तो पानी सबसे पहले कहाँ भरेगा? जो जितनी गहरा वाला स्थान है इसमें। तो इस क्षेत्र में कौन से कुएं बन जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं अपने आप बन जाते हैं। अभिनतीय का मतलब होता है जहां का स्तर है उल्टा गुंबद बना हुआ हो। उल्टा गुंबद यदि बना हुआ हो तो ऐसी अवस्था में पानी ऊपर यहां आ जाएगा, अपने आप पानी आ जाएगा। और दूसरी होती है जो जल भरा हुआ होता है जिन क्षेत्रों में, इनको कहते हैं जल भृत। जल भृत कहते हैं इनको। आगे की हम यदि बात करते हैं, इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण नहीं हो पाता। इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वाष्पीकरण कब होगा? जब ये बिल्कुल खुले क्षेत्र में होगा। तो ये पानी अपने आप, यदि बरसात का पानी रिसता रहेगा इनमें, तो पानी यहाँ पे अपने आप ही होता रहेगा। तो इसमें वाष्पीकरण कहाँ होगा? इस वाले क्षेत्र में नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं
आगे की हम जलीय रिसाव को रोकती तथा ऊपरी सतह जल को वाष्पीकरण से बचाते हैं। जल परत के सतह पर खुलने वाले भाग को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए दूसरा वाला जो है एक दिग्नती है, ये वाला देखो। अब यदि कोई दो चट्टानें हैं, ठीक, ये दो चट्टानें हैं और ये चट्टान क्या है, झुकी हुई है इधर, ठीक। पानी यदि इस वाले क्षेत्र में यदि रिश्ता हुआ अंदर आता है, यदि पानी इस वाले क्षेत्र में यदि रिश्ता हुआ अंदर आता है, तो ऊपर वाली चट्टान का इस पानी पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ऊपर वाली चट्टान का ये पानी भरा हुआ है और ऊपर वाली चट्टान का क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। और यदि दबाव पड़ेगा तो ये पानी बिछेगा ना, ऊपर वाली चट्टान और नीचे वाली चट्टान के बीच में यदि पानी भरा हुआ है तो ये ऊपर वाला दबाव नीचे पड़ेगा तो ये पानी आपस में बिछेगा और बिछेगा तो कहीं ना कहीं निकलेगा। और जहां पर ये निकलता है तो इसको बोलते हैं जल स्थितिक दाब। ये पानी नीचे से ऊपर की ओर दाब लगाता है, बिछेगा तो नीचे का जो पानी है वो ऊपर ही तो आएगा। दाब का मतलब क्या है, प्रेशर देना। तो ऊपर वाला जो चट्टान है इस पे प्रेशर डालेगी तो दाब यानी जल में अपने आप ही दाब उत्पन्न हो जाएगा। पानी नीचे से कहां जाएगा, ऊपर ही तो आएगा, नीचे थोड़ी ना जाएगा आंतरिक भाग में। तो पानी जब ऊपर प्रेशर से आता है तो ये कौन सा कहलाता है, एक दिग्नतीय संरचना वाला पाताल तोड़ कुएं कहलाते हैं। कौन से, एक नतीय संरचना वाले कुएं कहलाती हैं, उत्स्रुत कुएं कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है एक अभिनतीय और दूसरा है एक दिग्नतीय संरचना। एक दिग्नतीय का मतलब होता है कि पारगम्य सेलें आपस में तिरछे रूप में आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे पर सहारे लिए हुए खड़ी होती हैं। और जब ऊपर का दबाव पड़ता है तो पानी में जल स्थितिक दाब उत्पन्न हो जाता है। इस चट्टान का दबाव इस पे पड़ेगा तो ये पानी कहीं ना कहीं से, मान लो दबाव यहां से पड़ा, ठीक है। उदाहरण दो, यदि बर्गर यदि खाते टाइम में ऊपर वाला जो बर्गर वाला भाग है और नीचे वाला यदि बर्गर वाला भाग है, यदि उन दोनों को यदि प्रेशर से दबा देंगे तो सॉस किधर निकलेगा, साइड में से निकलेगा। तो यदि ऊपर वाली चट्टान है ये क्या है, रंध्र युक्त है, नीचे वाली चट्टान क्या है, रंध्र रहित है। तो दोनों के मध्य यदि दबाव पड़ेगा, दोनों यदि बिछेंगे तो बिछेगी नीचे वाली तो बिछेगी नहीं, ऊपर वाला दबाव पड़ेगा तो ये पानी कहाँ निकलेगा, जहां निकलेगा ना उसी को क्या कहते हैं, एक दिग्नतीय यानी संरचना। तो इसमें जो दबाव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, जल स्थितिक दाब। जल में ये दाब उत्पन्न होगा जब ये जल किसी न किसी दिशा से ये निकलेगा तो इसको बोलते हैं एक दिग्नतीय संरचना वाले कुएं। ये क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में यदि पानी की आपूर्ति करनी हो तो इन्हीं क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनको खोदा जाता है और जलापूर्ति की जाती है। आगे हम बात करते हैं गीजर। जानते हो गीजर क्या होते हैं, ठंडे पानी को गर्म करने का जो साधन होता है वो हम आम भाषा में गीजर कहते हैं उसको। लेकिन ये गीजर जो प्राकृतिक अवस्था में ही हमें प्राप्त हो जाएं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही गीजर से भी तेज यदि पानी गर्म हमें मिल जाए फुहारों के रूप में तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक गीजर कहेंगे। कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ऐसे गीजर जो हमें प्रकृति से ही गर्म पानी प्राप्त होता है या प्रकृति से ही गर्म पानी प्राप्त हो जाए तो उनको कहते हैं प्राकृतिक गीजर। ठीक है, परिभाषा देख लो इसकी। ये गीजर गसर शब्द से बना है। कौन से, गसर शब्द से बना है। और गसर शब्द का अर्थ होता है फुहार छोड़ने वाला। फुहार छोड़ने वाला, फुहार छोड़ने वाला, फुहार छोड़ने वाला। गसर का अर्थ होता है फुहार छोड़ने वाला। गीजर को बोलते हैं ग्रेसर, और ग्रेसर का शाब्दिक अर्थ क्या है, गसर, और गसर का हिंदी में अनुवाद होता है फुहार छोड़ने वाला। होम्स के अनुसार गीजर गर्म पानी के स्रोत होते हैं जिनसे कुछ समय के अंतराल पर उष्ण जल या उष्ण उष्मा या वाष्प तीव्रता से निकलती है। ठीक है, और इसका जल का तापमान
75 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री या 90 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। गर्म पानी के झरनों को जब प्रेशर से पृथ्वी के आंतरिक भाग से यदि गर्म पानी निकलता है जिसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? गीजर। लेकिन वो किस मात्रा में निकले? तीव्र गति से अधिक मात्रा में निकले, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? गीजर। और ये सबसे ज्यादा अमेरिका यूएसए में येलोस्टन पार्क में पाए जाते हैं। येलोस्टन पार्क में पाए जाते हैं, जो विश्व का सबसे पहला पार्क है। येलोस्टन यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बाद महासागरों की। इसके बाद जो बात करेंगे हम महासागरों की। विश्व में जो महासागर पाए जाते हैं वो कितने हैं? लगभग 5 हैं। अब वो 5 हैं, कौन कौन से हैं? पहला है प्रशांत महासागर, प्रशांत। दूसरा है अटलांटिक, ठीक। तीसरा है हिंद महासागर। और चौथा है उत्तरी ध्रुव महासागर। और नंबर 5 पे है दक्षिणी ध्रुव महासागर। ठीक है, ठीक है, इनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पृथ्वी का 70.87% भाग क्या है? 70.87% भाग क्या है? जलीय है। याद रखना, जलीय है। ठीक है, जिसका 97.39% भाग महासागरीय है। ठीक है, और इसका कुल जो जल क्षेत्र है 13,48,000 किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर क्यूब है। इसका यदि जल क्षेत्र यदि हमें पूछ ले तो 13,48,60 किलोमीटर क्यूब है। आगे हम बात करते हैं, इस क्षेत्र में पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जलीय ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, यदि उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें, उत्तरी गोलार्ध की भूमध्य रेखा से यदि जो भाग उत्तर में स्थित है 0 से 90, तो वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, जिसमें 40% भाग पर जल है और 60% भाग पर स्थल है। और यदि यही बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है, तो लगभग 81% भाग पर जल है और लगभग 19% भाग पर क्या है? स्थल है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि 81% भाग पर जल होने के कारण जलीय गोलार्ध कहते हैं। कौन सा गोलार्ध? जलीय गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। और दूसरे नंबर का अटलांटिक महासागर है, और तीसरे नंबर का हिंद महासागर है, और चौथे नंबर का अंटार्कटिक महासागर है। देखिए, हम बात करेंगे एक एक की, 1 बाई 1 की बात करेंगे। अटलांटिक जो प्रशांत महासागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा 1 नंबर का महासागर है। ठीक है, इसके बाद विश्व का 46.41% भाग, यानी कि 46.41% भाग यह है रखता। टोटल जो जल है उसका 46.41% भाग यह है रखता है। 46.91, सॉरी गलती हो गई, 91% भाग यह रखता है।
अटलांटिक जो महासागर है वो है दूसरे नंबर का है और 23.38% यह जल रखता है। और तीसरा है हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है वो नंबर 3 पे है हिंद महासागर। यह 20.87% यह जल रखता है। और ये दक्षिणी ध्रुव और जो उत्तरी ध्रुव जो महासागर है वो दोनों मिलाकर नंबर 4 पे ये आते हैं। नंबर 4 पे 3.97% ये क्या रखते हैं, टोटल जल, कुल जल रखते हैं, कुल जल रखते हैं। ठीक है, 46.91% प्रशांत महासागर और 23.38% अटलांटिक महासागर और 20.87% हिंद महासागर और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिलाकर 3.97% जल का भाग रखते हैं। हम बात करते हैं, यदि हम बात करें कि इस महासागर की औसत गहराई कितनी है, कौन से महासागर की, प्रशांत महासागर की औसत गहराई है 4280 मीटर। यह है गहराई, औसत याद रखना, औसत गहराई है 4280 मीटर है। और अटलांटिक महासागर की है 3920 मीटर है। फिर बात करते हैं हिंद महासागर की 3950 मीटर है। और फिर बात करते हैं इनकी उत्तरी ध्रुव महासागर की, उत्तरी ध्रुव महासागर की बात करते हैं तो इसकी औसत गहराई है 1200 मीटर। और दक्षिणी की बात करते हैं तो 3701 मीटर। तो नंबर 5 हो गई। सबसे गहराई भी किसकी है, प्रशांत महासागर की है। अब बात करते हैं सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान। ठीक है, गहरा स्थान की यदि बात करते हैं वो है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच का मतलब होता है खाई। यह कितनी गहराई है, 11,033 मीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, तो इसकी है पोर्टो रिको, पोर्टो रिको। ठीक है, इसकी गहराई है 9392 मीटर। नंबर बात करते हैं हिंद महासागर की, तो इसकी है सुंडागर्त, सुंडागर्त, इसकी है लगभग 7252 मीटर। और लगभग इसकी बात करते हैं उत्तरी ध्रुव की, तो लगभग 5450 मीटर है। इसका कोई नाम नहीं है और यह है अप्राप्य, अप्राप्य, यानी इसके आंकड़े हमारे पास प्राप्त नहीं है। तो ये हमारे महासागर हो गए। ठीक है, एक बात ये याद रख लेना कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थल है और जल है, और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल। ठीक है, इसमें स्थल है 19 और इसमें है 81 और इसमें स्थल है 60 और 30 के का आंकड़ा है, 60 और 30 का, 60 और 40 का। स्थल है 60 और जल है 40%। यह है प्रतिशत, यह है जलीय गोलार्ध और इसे बोलते हैं स्थलीय गोलार्ध। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। इस प्रकार जो हमारा जो ये महासागर ये जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। फिर बात करते हैं हम जल के उपयोग की, तो जल का उपयोग आप सभी को पता है किस प्रकार उपयोग करते हैं, घरेलू कार्यों में, सिंचाई व्यवस्था में, उद्योग धंधों में, वनस्पति के आवरण में, फसल उत्पादन करने में, इन सभी का उपयोग हम इस प्रकार करते हैं। घरेलू कार्यों में नौ परिवहन के रूप में हम उपयोग करते हैं।
नहरों के रूप में हम उपयोग करते हैं और जल विद्युत बनाने के रूप में हम उपयोग करते हैं। यदि आप लोगों से यदि कोई जल का महत्व पूछे, जल का उपयोग पूछे, तो किस प्रकार बताओगे? घरेलू उपयोग करने में, नौकायन में, ठीक है, उद्योग धंधों में, ठीक है, जलापूर्ति में, ठीक है, कृषि कार्यों में, ठीक है, नहरों के रूप में, ठीक है, जल विद्युत बनाने के रूप में, ठीक है, और वनस्पति आवरण को बढ़ाने के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे, ये हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि कोई भी फिर आपको यदि मिस्टेक आती है, यदि कोई आपको कमी महसूस होती है तो हमें बताना, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमें फिर भी बताना, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।